डियर स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट के सोशियोलॉजी के फर्स्ट पेपर की प्रथम यूनिट हम पूरा कर चुके हैं। आज द्वितीय प्रश्न पत्र प्रारंभ करते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र है भारतीय समाज, और भारतीय समाज के अंतर्गत प्रथम इकाई में शुरुआत करते हैं भारतीय समाज का पाठ्य परिदृश्य, टेक्सटल व्यू ऑफ इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज के बारे में आप सब लोगों ने अपने विद्यालय स्तर पर सोशल स्टडीज के अंतर्गत 10वीं 11वीं 12वीं की कक्षाओं में काफ़ी कुछ पढ़ा होगा, जाना होगा, लेकिन समाजशास्त्रीय संदर्भ में कुछ अलग होता है। पहली इकाई आपके इस प्रश्न पत्र में कोई आपको जानी पहचानी सी लगेगी। इसके अंतर्गत भारतीय समाज का एक तरह से ऊपरी तौर के ऊपर एक चित्र, एक खाका खींचा जाएगा, और भारतीय समाज प्राचीन समय में कैसा था और उसके बाद धीरे धीरे बदलते बदलते आज कैसा है, और भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत क्या क्या बदलाव समय समय पर होते रहे हैं। अर्थात आप यूं कह सकते हैं कि विभिन्न युगों में भारतीय समाज कैसा था, ये उसका एक क्लासिकल व्यू है या टेक्सटल व्यू कह सकते हैं। कई बार प्रश्न पत्र में पाठ्य परिदृश्य की जगह शास्त्रीय परिदृश्य भी लिखा आ सकता है। भारतीय समाज का पाठ्य परिदृश्य अथवा भारतीय समाज का शास्त्रीय परिदृश्य क्या था। भारतीय समाज का अध्ययन हम दो दृष्टियों से कर सकते हैं। एक तो पाठ्य परिदृश्य और दूसरा क्षेत्रीय कार्य यानी कि फील्ड वर्क या फील्ड व्यू है, और एक टेक्सटुअल व्यू है। पाठ्य परिदृश्य का अभिप्राय यह होता है कि समाज से संबंधित जो भी लिखित सामग्री है जो आज तक हमारे पास उपलब्ध है, पाई जाती है, उसके आधार पर समाज की संरचना, समाज के प्रकार्य और गतिशीलता आदि को समझने की कोशिश की जाती है। पाठ्य दृष्टिकोण से अध्ययन के आधार पर भारतीय समाज को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समझा जाता है कि उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था। भारत के समाज का जो आज तक भारत का समाज हुआ है वो विभिन्न युगों में निर्माण हुआ है, क्योंकि एक दिन में समाज बनता नहीं है। समाज धीरे धीरे बनता आया है, और आज का जो समाज हम देखते हैं उसमें हजारों साल लगे हैं उस समाज का निर्माण होने में। उस समाज का जो वर्तमान स्वरूप है उसको यहाँ तक आते आते बहुत सी लंबी समय की प्रक्रिया से गुजर करके आया है। जहाँ तक फील्ड वर्क की बात होती है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो क्षेत्रीय कार्य की दृष्टि से का मतलब जो विद्वानों के द्वारा जो फील्ड में जाकर के शोध किए जाते हैं, अनुसंधान किए जाते हैं, उसके आधार पर भारतीय समाज को समझने की कोशिश की जाती है। तो टेक्सटुअल व्यू क्या होता है ये देखना है। अतीत को लिखित सामग्री के आधार पर हम जान सकते हैं, है ना, उसको उस परिप्रेक्ष्य में समझ सकते हैं। और भारतीय समाज के संदर्भ में इस प्रकार की जो सामग्री है, जो लिखित सामग्री है, जो अतीत में जो सामग्री थी जो हमारे सामने आती है, उसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। उसके प्रमुख स्रोत हैं वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृतियाँ, रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य, और विदेशी विद्वानों के द्वारा लिखित यात्रा विवरण और दस्तावेज जो उपलब्ध होते हैं। जैसे चीन के यात्री फाहियान आए थे, हुनचांग आए थे, है ना, तो मौर्य साम्राज्य के टाइम पे और के समय पर यात्री आते रहे हैं। तो विदेशी यात्री और पर्यटकों के द्वारा लिखे गए, विद्वानों के द्वारा लिखे गए यात्रा वृत्तांत जो हैं और उनके अपने संस्मरण जो हैं, उनसे भी हम भारतीय समाज के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं कि तत्कालीन भारतीय समाज कैसा था।
भारतीय समाज का निम्नानुसार हम कर सकते हैं, कालक्रम के संदर्भ में उसका निर्धारण कर सकते हैं। उसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप में देखते हैं हम, तो उसके प्रमुख रूप से 4 काल हैं। उन 4 युगों में, चारों समय में हम भारतीय समाज का एक चित्र खींचेंगे कि किस प्रकार का समाज विभिन्न युगों में था। पहला जो काल है वो है प्रागैतिहासिक काल, और ये निश्चय पूर्वक कहना बड़ा कठिन होता है कि कब और कहां से पहली बार व्यक्ति आकर के भारत में बसे थे, कब और कहां से प्रथम बार मानव ने आकर के भारतीय समाज को अपना निवास स्थान बनाया था। लेकिन कुछ भूगर्भ शास्त्रियों का यह मानना है कि दक्षिणी भारत में बहुत प्राचीन समय में भी मानव का अस्तित्व था, जब ऑस्ट्रेलिया, भारत और अफ्रीका एक ही भूखंड के रूप में आपस में जुड़े हुए थे। और उस समय के प्राप्त अवशेषों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय समाज और संस्कृति प्रागैतिहासिक काल में जन्म ले चुके थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लरकाना में जो उत्खनन कार्य, जो खुदाई का कार्य हुआ है, उससे ज्ञात होता है कि एक उन्नत नगरीय सभ्यता उस समय थी। अब तक आप जान गए होंगे कि वो नगरीय सभ्यता क्या थी, सिंधु घाटी की सभ्यता, जो हमने इतिहास में विद्यालय स्तर के ऊपर भी आपने अध्ययन किया होगा। ये एक बहुत ही विकसित नगरीय संस्कृति थी। ऐसा मान सकते हैं कि द्रविड़ लोग जिन्होंने सिंधु घाटी की सभ्यता का निर्माण किया था, ऑस्ट्रेलाइड और भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। इसका निर्माण ईसा पूर्व 3000 वर्ष पहले किया गया था। इस युग में लेखन कार्य और भाषा का भी विकास हो चुका था। ये था प्रागैतिहासिक काल, जिसमें हम प्राचीन भारतीय समाज और संस्कृति को देखते हैं, जो कि उन्नत किस्म की संस्कृति थी। दूसरा जो काल आता है हमारे सामने है प्राचीन काल। और प्राचीन काल को 2 भागों में बांट सकते हैं हम, वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल जो था वो ऋग्वेद में प्राचीन संस्कृति का उसमें विवरण मिलता है। और इस काल में जो था समाज का व्यवस्था जो थी वो पितृसत्तात्मक परिवार के आधार पर थी, और वर्ण व्यवस्था पाई जाती थी। स्त्रियों को काफी ऊंचा स्थान था, पशुपालन और कृषि उन्नत अवस्था में थे। यानी ये कह सकते हैं आप कि पूर्व वैदिककालीन जो संस्कृति और समाज था वो काफी उन्नत और प्रगतिशील समाज था। इसके अंदर हम स्टेटस ऑफ वुमेन के बारे में जानते हैं कि एक विशेष रूप से हाईलाइट करने की चीज़ है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता जैसे जो श्लोक हैं, जो प्राचीन वाणी है, वो उस समय गूंजते थे, जिसको हम आज भी प्रयोग करते हैं कि महिलाओं का जो परिस्थिति थी वो काफ़ी उच्च थी। उत्तर वैदिक काल, ऋग्वेद के बाद का जो समय है वो उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं हम। ऋग्वेद के बाद जो शेष बचे 3 वेद जो थे उनकी रचना इस समय हुई, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये इन वेदों की रचना उत्तर वैदिक काल के समय में हुई। बड़े बड़े राज्यों की स्थापना हुई, जैसे काशी है, कौशल है, काम्पिल्य है, विदेह है और दूसरे बहुत से राज्य जो प्राचीन भारत के इतिहास में आपने पढ़े होंगे। बड़े बड़े साम्राज्यों की स्थापना इस युग में हुई। वर्ण आश्रम व्यवस्था का प्रचलन था। महिलाएं संपत्ति की उत्तराधिकारी नहीं थी। और ये एक नोट करने वाली बात है कि हाँ, इस युग में पूर्व वैदिक काल में जहाँ महिलाओं की स्थिति काफ़ी उन्नत मानी जाती थी, वो उत्तर वैदिक कालीन समय आते आते थोड़ी सी निम्न होने लग गई थी, बुराइयां आने लग गई थी समाज में। फिर महाकाव्य काल इसके अंतर्गत आता है। उत्तर वैदिक काल के बाद हम और काल देखते हैं 2-3। महाकाव्य काल है, और जैन और बौद्ध काल है, मौर्य काल है। ये इसके अंतर्गत ही आते हैं, जो वैदिक समय के पीरियड को हम मानेंगे या जिसको हम प्राचीन काल कहते हैं। उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता के बाद ईसा से 6वीं और 7वीं शताब्दी में विश्व में महान धार्मिक आंदोलन हुए, सुधार आंदोलन हुए, और कई देशों में तत्कालीन समाज व्यवस्था के विरोध में समाज सुधारकों के द्वारा आंदोलन किए गए सुधारने के लिए समाज को, और समाज को पुनर्जीवित करने की कोशिश हुई। भारत में भी उस समय जो ब्राह्मणवाद था, जाति प्रथा थी, कर्मकांड थे, अंधविश्वास थे, उनके विरोध में महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ने जो है नवीन धर्मों की स्थापना की। आप सब जानते हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म।
गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, महावीर स्वामी ने जो है जैन धर्म की स्थापना की, और उन्होंने सदमार्ग पर चलाने की प्रेरणा दी लोगों को, जिसमें वे जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो सके। जो हिंदू धर्म के अंदर कट्टरता और कर्मकांड और बुराइयां आ गई थी, उनको दूर करने की काफ़ी हद तक जो कोशिश हुई वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में हुई। दोनों धर्म जो है हिंदू संस्कृति के ही अंग माने जाते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में कालांतर में कुछ बुराइयां आने के पश्चात उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप उसको सुधारने के लिए हिंदू समाज को या भारतीय समाज को कह लीजिए तो महावीर ने और गौतम बुद्ध ने प्रयास किए। मौर्य काल, भारत में के राजनीतिक इतिहास में मौर्य काल एक अंधकार में प्रकाश के समान माना जाता है, और इस समय में पहली बार संपूर्ण भारत एक राजनीतिक सत्ता के अधीन हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य आप सब जानते हैं, चाणक्य के द्वारा तैयार किए गए सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईसा पूर्व का काल माना जाता है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, और इस युग में भारतीय संस्कृति और धर्म का प्रचार अन्य देशों में भी हुआ। जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे अशोक महान, जो अशोक को महान बोलते हैं इतिहास में एक महान प्रतिभाशाली और महान राजा हुए। उसने अपने पुत्र और पुत्री को धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका और अन्य द्वीपों में, अन्य राज्यों के अंदर भेजा, दूसरे देशों में भेजा। और अशोक की जो धार्मिक नीति थी वो सहिष्णुता और विश्व बंधुत्व पर आधारित थी। फिर प्राचीन काल के अंतर्गत ही मौर्य काल के बाद एक और काल आता है शक एवं कुषाण काल। ईसा से दूसरी सदी पूर्व से चौथी शताब्दी तक ये काल चलता है। भारत में कोई एक मजबूत राजनीतिक शक्ति का अभाव रहा, कोई राजनीतिक शक्ति नहीं, एक खालीपन आ गया। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद एक खालीपन आया, और भारत को अपने अधीन रखने में कोई ऐसी समर्थशाली को शक्तिशाली शक्ति नहीं रही। उस समय यवन, शक, हुण, कुषाण लोगों ने अपने अपने राज्य स्थापित किए, और चाहे इस युग में के शासक बाहरी लोग थे, ये सभी लोग यवन, शक, हुण, कुषाण, लेकिन वे भारत में आने के बाद पूर्ण रूप से भारतीय ही करके रह गए थे। और इस युग में विज्ञान और कला के क्षेत्र में थोड़ी प्रगति हुई, शक और कुषाण काल। इसके बाद प्राचीन काल में एक छठे नंबर पर होता है गुप्त काल। गुप्त काल जो है वो प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग मान सकते हैं। लगभग 300 से 500 ईस्वी तक भारत में गुप्त साम्राज्य रहा। चौथी शताब्दी के प्रारंभ में पाटलिपुत्र नगर में गुप्त राजवंश का प्रादुर्भाव हुआ, और उसके संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम थे। उनके बाद समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त आदि राजा हुए। और चीनी यात्री फायान द्वारा जो लिखित वर्णन है गुप्त काल के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पर काफी प्रकाश डालता है। इस युग में कला, संगीत, ज्योतिष, गणित सभी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा प्रगति हुई। चाहे वो संगीत लगा लीजिए, विज्ञान, गणित, ज्योतिष आदि सभी क्षेत्रों में बड़ी प्रगति हुई। इसमें हिंदू संस्कृति और धर्म का पुनरुद्धार हुआ। एक तरह से गुप्त सम्राटों ने बौद्ध धर्म को राज्य धर्म घोषित किया, राजाश्रय दिया उसको। वैसे अशोक के समय ही राज्य का आश्रय मिल गया था बौद्ध धर्म को। और ये युग था, जो गुप्त काल जो था, वो उस समय विदेशी व्यापार बड़ा समृद्ध था। राजनीतिक एकता, साहित्यिक और वैज्ञानिक प्रगति, कला की विलक्षणता और सुख शांति के लिए इस युग को आप जान सकते हैं। समाज में क्या क्या विशेषताएं थी उस समय? राजनीतिक एकता स्थापित हुई, एक तरह से साहित्यिक और वैज्ञानिक प्रगति हुई, कला को आश्रय मिला, कला की विलक्षणता प्रसिद्ध हुई, और धार्मिक उदय, धार्मिक अभ्युदय हुआ। इस प्रकार से प्राचीन भारतीय समाज के अंतर्गत इन युगों में आप इतिहास को बांट सकते हैं। तो आपने देखा प्रागैतिहासिक काल में सिंधु घाटी की सभ्यता काफी उन्नत सभ्यता थी। उसके बाद प्राचीन काल को हम कई भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसके अंदर पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का काल, और स्मृतियों का युग, फिर मौर्य काल, फिर शक,
और हुन और कुषाण काल, और उसके बाद गुप्त काल, गुप्ता पीरियड जो है, ये एक तरह से प्राचीन भारतीय समाज का युग था, जिसके अंतर्गत कुछ उतार चढ़ाव होते रहे और वो उत्तर वैदिक कालीन समय के बाद हुए। लेकिन प्राचीन भारतीय समाज को निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि वो चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र हो, काफ़ी कुछ समाज में एक अच्छी स्थिति थी और विभिन्न क्षेत्रों के अंदर प्रगति हुई और समाज का निर्माण हुआ। इसके बाद मध्यकाल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।